आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा करना अब शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपनी कुछ छोटी परेशानी को दूर करने के लिए वह सोशल मीडिया का सहारा लेती है, लेकिन सोशल मीडिया का एक ऐसा लत लगा बैठती है कि जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोग थर्रा से जाते हैं। आखिर क्या था इस महिला की ज़िंदगी का पीछे का रहस्य, क्या हुआ इस महिला के साथ, इस घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आज वीडियो आप पहली बार देखने के लिए हैं, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आज जहां से आप वीडियो देख पा रहे हैं उस नाम का स्थान एक बार ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक छत्तीसगढ़ है और उसी का जाना माना शहर पड़ता है रायपुर, और ठीक है उसी में ही अमौसनी पुलिस कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहने वाले होते हैं शिशुपाल सिंह, अब जिसकी उम्र लगभग इधर 32 साल के आसपास होती है। लेकिन मौके पर उनकी जो तैनाती होती है वह नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाला मुकमा बस्तर में ही डॉग हैंडलर के पद पर होती है। उनके घर में उनकी अपनी पत्नी होती है जोली सिंह, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जोली जो होती है अपने परिवार में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने पति से दूरी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से गुजारती भी है, खूबसूरत तरीके से। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 5 मार्च, अब साल 2024 का ही, अब रात का वही लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जोली सिंह की पड़ोस की रहने वाली एक होती है जानी मानी तारा सिंह और जोली के बीच काफ़ी बैठका होता है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हर वक्त शामिल रहते थे, क्योंकि जोली का जो अपना पति होता है उस शहर से दूसरे शहर में मौके पर तैनाती होता है। इधर जोली का जो परिचय होता है अपने पड़ोस की रहने वाली अब तारा सिंह से ज़्यादा होता है, हित व्यवहारी होता है। लेकिन तारा सिंह जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती कि जोली के अब दरवाज़ा जो है मेन उसी पे एक बड़ा सा ताला लटक रहा है। वह बड़ी सोच में पड़ जाती कि आखिर आज जोली बिना बताए कहाँ चली गई। ऐसा तो कभी नहीं होता था। यह बात सोचकर तारा कुछ बात अपने मन में लेती है और लेकर अंदर चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा निकलती है, निकलने के बाद तारा देखती करे अभी तक जोली के घर में ताला लटका हुआ है, आखिर वह कहाँ चली गई। तो तरह के ख्याल इधर तारा के मन में आने शुरू हो जाते हैं। तभी उसी वक्त अब तारा के पास जोली की एक अपनी ननद होती है अब भावना। अब तारा के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि हमारी भाभी मौके पर हमारी फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं। हम तो बार बार उनके पास कॉल कर रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। दूसरी तरफ तारा जब भावना के द्वारा बात सुनती है, कहने लग जाती कि तुम्हारी जो भाभी है ना जाने कहाँ चली गई, और घर के बाहर अब ताला लटका हुआ। लेकिन कभी नहीं ऐसा होता था। अगर वह जाती थी तो हमसे ज़रूर बोल के जाती थी कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो अगर आपको चलना थी आप भी चलो। लेकिन आज चली भी गई और बिना बताए भी गई। हमारे मन में काफ़ी आशंकाएँ हो रहा। भावना यह बात भावना भी सुनती है। भावना भी कहने लग जाती है कि हमें भी पता है कि इधर जोली अगर कहीं भी जाती तो एक बार हमें इस चीज़ की सूचना जरूर देती देती, लेकिन आज जोली कहाँ चली गई। यह बात सोचकर अब भावना भी परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ अब तारा सिंह भी परेशान हो जाती है। दोनों परेशानी को अपने मन के अंदर दबा के तो रखते हैं, लेकिन वहाँ पर लगभग 1.25 घंटे का वक्त बीत जाता है, तब भी जोली घर वापस लौट के नहीं आती। तभी भावना भी कहने लग जाती कि एक बार आप जाइए, उनके मेन का जो मेन दरवाज़ा है उसी पे जो ताला लटक रहा है उसको जाकर आप आराम से तोड़ दीजिए, फिर अंदर दाखिल हो जाइए। हो सकता है अनहोनी वाला कुछ चीज़ है।
और तारा भी यही सोचती है कि हो सकता है अंदर कुछ गलत हो। यही सब सोच साच कर तारा सबसे पहले अपने सहयोगियों को इकट्ठा करती है, अपने साथ लेती है और लेकर सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर पहुंच जाती है। और जैसे शिशुपाल के दरवाजे पर पहुंचती है तो ताला को देखती है, चंद मिनट के अंदर तोड़ भी देती है। घर के अंदर दाखिल हो जाते, काफ़ी लोग होते हैं और फर्श होता है, उसी फर्श पे खून से लथपथ अवस्था में जौली सिंह मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। इस तरह की हृदय विदारक घटना स्थल को देखकर वहाँ काफ़ी लोग सनस रह जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अमावसनी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना अधीक्षक जो होते हैं अब जैसे ही खबर पाते हैं कि यह जो मामला है यह मामला पुलिस के घर का है, उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते और साथ में बड़े स्क्वाड की और साथ में बड़े अधिकारी को भी खबर दे देते हैं। अपनी दल बल टीम को लेकर घटनास्थल की तरफ बढ़ जाते हैं और पुलिस कॉलोनी में तुरंत ही दाखिल भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल सिंह के घर में जाते हैं जो नज़ारा देखते हैं, वहाँ के सचिव साहब दीपक पासवान घटनास्थल का तौर से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं जौली सिंह का जो बॉडी है तौर तरीके से खून से लथपथ अवस्था में है, यानी कि उसकी जो हत्या की गई है किसी तेजधार हथियार से की गई है। पुलिस की टीम तौर तरीके से निरीक्षण कर मौके पर वहाँ डायग्नोस्टिक टीम भी पहुँच जाती है, फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है। अपने हिसाब से निरीक्षण कर पुलिस की टीम उसी वक्त अब जौली सिंह की बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है जौली सिंह का अपना जो पति होता है शिशुपाल सिंह के पास भेजवा देते हैं। और शिशुपाल सिंह जैसी खबर पाता उसी वक्त अपनी निकासी कर लेता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपने टीम को लेकर थाने लौटाती है, क्योंकि रात का अब 2 बजे का वक्त हो जाता है। और वहाँ थाना अधीक्षक की तरफ से धारा 302 के तहत इधर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस केस की छानबीन करने के लिए बड़े अधिकारी जो होते हैं सचिव साहब दीपक पासवान एक टीम गठित करते हैं। और जब टीम गठित करते हैं उस वक्त बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर होता है कि घर में जब सिर्फ डोली अकेली रहती है तो उनके अलावा उनके घर में दूसरा आदमी कौन जा सकता है, बाहर से अनजान व्यक्ति ताला लगाने वाला और कौन हो सकता है। काफ़ी तरह तरह के ख्याल एसएसओ साहब दीपक पासवान के मन में आने शुरू हो जाते हैं। वह भी शंका लगाने लग जाते हैं कि बस करो, अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वह जौली की बिना मर्जी के घर के अंदर तो दाखिल नहीं हुआ होगा, क्योंकि पुलिस की टीम जब घटनास्थल निरीक्षण कर रही होती है तो पुलिस को उस वक्त जो होता है घटनास्थल निरीक्षण के तौर पर एक जो होता है फ्लाइट टिकट का पर्ची मिला हुआ था। पुलिस की जो टीम होती है उसको संदिग्ध मारकर अपने पास तौर तरीके से रख भी लेती है। पुलिस भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनजान व्यक्ति इनके घर में कौन आ सकता। लेकिन जैसे अब दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त एसएसओ साहब दीपक पासवान और अपने दल बलात्कारियों को लेते और लेने के बाद सीधा का सीधा अब पुलिस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। और तब तक तो वहाँ इधर जौली के अपने माता पिता भी पहुँच जाते हैं। अब जौली की वहाँ अपनी माँ भी होती है अब सुलोचना देवी। पुलिस की जो टीम होती है जब उनकी हालत को देखती है, देखने के बाद उनको सत्वना देता तरह के भरोसा दिलाती है। जौली सिंह की जो अपनी माँ होती है इधर सुलोचना सिंह पुलिस के सामने अब बेधड़क कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने दामाद है शिशुपाल सिंह और हमारी जो अपनी बच्ची है इधर जौली, दोनों की जो शादी होती है साल 2012 में तौर तरीके से हुआ था। लेकिन साहब ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से चल रहा था, लेकिन ना जाने क्या हो गया कि हमारे दामाद और हमारी बेटी के बीच तौर तरीके से बेहतर तरीके से झगड़े तकरार शुरू हो गए। और झगड़े तकरार का कारण साहब हमें कभी पता ही नहीं चला। लेकिन साहब यहाँ तक का नौबत आ गया था कि हमारी जो बेटी होती है और हमारे जो दामाद होते हैं तलाक के लिए उतारू हो गए थे। लेकिन इधर कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से शिशुपाल जो होते हैं तलाक की अर्जी अब अदालत में ना देने की वजह से बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। और हमारी जो बेटी होती है उनके साथ रहने के लिए काफ़ी दिनों बाद रजामंदी तो ले लेती है, लेकिन वाह हमारी बेटी इधर जौली के खर्चे बर्चे के लिए महीने का अब 10,000 जो होता है भेज दिया करते थे। हमारी बच्ची इसी पुलिस कॉलोनी में साहब काफ़ी सालों से अकेली रह रही है। और लेकिन साहब हमें नहीं पता उसके साथ किसका करीबी हो सकता है, आखिर उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। एसएसओ साहब दीपक पासवान अब सुलोचना की बात सुनते हैं। सुनने के बाद अब वहीं पर खड़े जौली के अपने पिता होते हैं सूरज सिंह।
जब सूरज सिंह को पता चलता है कि हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम इसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में हो जाता है तो वह सीधा का सीधा अब पोस्टमार्टम के खिलाफ हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि हम इस अस्पताल में अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। लेकिन वहाँ बड़े अधिकारी भी होते हैं, सूरज सिंह को अपने तरीके से समझाते हैं, तो तरीके से समझाते हैं, लेकिन मौके पर वहाँ तो हंगामा का माहौल बन जाता है। तब तक काफ़ी टीम भी आ जाते हैं, अपने हिसाब से सूरज सिंह को समझा बुझा कर कैसे ना तैसे करा कर जोली का बॉडी का वहीं पोस्टमार्टम करवाते हैं। इधर पुलिस की टीम को लगने लग जाता है जो केस है बड़ा ही चैलेंज भरा है, क्योंकि आखिर जो होता है जोली की बिना मर्जी के जोली के घर में कोई अनजान व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन तब तक वहाँ तो शिशुपाल सिंह भी आ जाते हैं। शिशुपाल वही होते हैं जो जोली के अपने पति होते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर शिशुपाल से जब जानना चाहती थी कि आखिर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बीच कि झगड़े का कारण क्या था, शिशुपाल जो था उसी समय कहने लग जाता कि साहब जोली जो थी अपनी मर्जी की अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, अपनी खुशी अपने हिसाब से बिताना चाहती थी, जिसकी वजह से हमारे और उसके बीच आए दिन दूरियां बढ़ रही थी और इसी की वजह से झगड़े तरार बढ़ जाते थे। बस यही सब कारण था। लेकिन उसी वक्त जो होता है HSO साहब दीपक पासवान शिशुपाल के सामने कहने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है क्या तुम्हारा मुंबई आना जाना है। यह बात जैसे ही शिशुपाल सुनता उसी वक्त अब चाँव से करने लग जाता है कि ना साहब, हमारा तो इधर बम्बई आना जाना कतई है नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी से कभी फुर्सत भी नहीं पाते हैं। दीपक पासवान जब यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि आखिर फ्लाइट का टिकट तुम्हारे घर में कैसे मिला। शिशुपाल भी एक जाना माना सातिर पुलिसकर्मी भी था। अपने हिसाब से वहीं पर खड़े HSO साहब दीपक पासवान के सामने अपनी राख रख देता है, कहने लग जाता है कि एक काम करिए आप कि जो आपको फ्लाइट टिकट मिला हुआ है उसका आप नाम पता कर दीजिए, हो सकता है हत्यारा वही हो। यह बात HSO साहब जब सुनते हैं खुद शिशुपाल का उनको भी समझ में आ जाता है और बिना टाइम गंवाए जो होता है उसी वक्त उस फ्लाइट टिकट के बारे में जानकारी लेने के लिए सीधा का सीधा जाकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पुलिस इस केस को छानबीन करती है, शाम के टाइम थाने में एक अनजान व्यक्ति आता है, एक अनजान मोबाइल लेकर थाने में रख देता है। कहने लग जाता है कि साहब एक हमें लवारिस मोबाइल हमारे ही टेम्पो में अब मिला हुआ है, ना जाने किसका है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब उस लवारिस मोबाइल के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है लवारिस जो मोबाइल होता है वह किसी और का नहीं होता है, बल्कि इधर शिशुपाल की जो अपनी पत्नी होती है अब जोली सिंह का होता है। पुलिस की टीम और चौंक जाती है और बिना टाइम गवाए इधर अनजान मोबाइल के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम सबसे पहले उस मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है। और जब CDR डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि जोली के नंबर पर एक अनजान नंबर से लगभग कई सालों से बार बार बात हुआ करते थे और उस नंबर पर घटना वाली रात यानी कि वही लगभग 5 मार्च को भी कई बार बात हुए थे। पुलिस को समझ में आ जाता है कि आखिर जो होता है मामला क्या है, क्योंकि पुलिस के सामने जो इधर फ्लाइट टिकट पर जो नाम दर्शाया गया था वह नाम किसी जय सिंह के नाम से था। और इधर पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती पता चलता है कि वह नंबर भी किसी जय सिंह के नाम से रजिस्टर है। अब पुलिस का जो शंका होता है सीधा से सीधा जाकर जय सिंह के ऊपर टिक जाता है और पुलिस की टीम उसी वक्त जयपुर से एक टीम लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब मुंबई निकल जाती है। लेकिन जैसे ही उस नाम पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जय सिंह जो होता है मुंबई में रहकर एक फैक्ट्री में कई सालों से काम कर रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर उसके कमरे पर जब पहुंचती है तो पता चलता है कि जय सिंह जो होता है लगभग कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, जय सिंह के कान में इस तरह की भनक लग चुकी है जिसकी वजह से अपने गाँव जा चुका है। लेकिन पुलिस की टीम उसका नाम पता जो होता है उसी फ्लाइट टिकट के जरिए कैसे न तैसे ले ही लेती है और तो पता चलता है कि जय सिंह जो होता है ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना एक शहर पड़ता है अब संत कबीर नगर, उसी का रहने वाला है। अब पुलिस की टीम इधर छत्तीसगढ़ की टीम को अलर्ट कर देती है और वहां से अपने दल बल टीम को लेती सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश के अब संत कबीर नगर जिले पहुंच जाती है और गांव का पता निकालकर जैसे उसके घर के सामने हो जाती है पुलिस की टीम जिप्सी लेकर तो घर वाले देखकर सरस रह जाते हैं। पुलिस की टीम वहीं जय सिंह का नाम पूछती है तो घर वाले कहने लग जाते कि साहब मौके पर एक छपरी है, उसी छपरी में इधर जय सिंह काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। अब इस तरह की जानकारी HSO साहब जब पाते हैं तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को ले घर में जाते हैं। लेकिन उसी चारपाई पर काफ़ी कड़ी नींद में जय सिंह सो रहा होता है। पुलिस की टीम वहीं उसकी नींद को तोड़ देती है। लेकिन जय सिंह अपने सामने सादे लोगों में जब काफ़ी व्यक्ति को देखता है एक बात चाव से करने लग जाता है कि आप लोग कौन हैं,
लेकिन वहाँ पर खड़े अधिकारी कहने लग जाते हैं कि मिस्टर जी आप जय सिंह है ना। यह बात जैसे जैसे सुनता उसी समय हाँ भर लेता है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि बता दो जयपुर में रह रही तुम्हारी जोली सिंह से क्या नाता है, आखिर उसकी हत्या तुमने किस मकसद से की। अब इस तरह की जब बात सुनता है जय सिंह वहीं पूरी तरह से होश हवास खो बैठता है। कहने लग जाता कि साहब लोग आपने हमारा पता कैसे निकाल दिया जी। तो यहाँ पर एसएसओ साहब अविनाश सिंह उसी वक्त कह देते हैं कि अब हम तुम्हें सारी जानकारी चलकर अब अपने ही थाने रायपुर में देंगे। यह बात जैसे ही सुनता है जय सिंह चौंक से जाता। पुलिस की टीम अपनी कस्टडी में लेती है, लेकर अपने ही कोतवाली अब इधर रायपुर पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है और जैसे ही पुलिस के सामने पड़ता है तो जय सिंह बिना किसी शक्ति दबाव के अब जोली सिंह का हत्या का राज अब खोल देता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इसे सुनकर लोगों का कलेजा तक हिल सा जाता है। असल में जब भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय की मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय जोली सिंह जो होती है सोशल मीडिया पर एक छोटी मोटी कंटेंटर थी होने के नाते उसके काफ़ी सारे फॉलोवर हुआ करते थे। लेकिन उसी में से उसका एक फॉलोवर जाना माना होता है अब जय सिंह जो मुंबई में मौके पर रह रहा होता है। तो उस समय टिकटॉक काफ़ी चरम पर होता है। होने की वजह से इधर जय सिंह जो होता है हर दिन मौका मिलने के बाद अब जोली के फ़ोटो पर वीडियो पर कई बार अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करता था। लेकिन तभी जो होता है दूसरी तरफ जोली सिंह भी समझ जाती है कि आखिर सोशल मीडिया पर कितने लोगों से परिचय बन जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसके जो अपने पति होते हैं वहाँ से लगभग कुछ दूर पर उनकी तैनाती लगी हुई थी, जिसकी वजह से पूरी रात बिताना इधर जोली सिंह के लिए भारी पड़ जाता। बस अपने समय बिताने के लिए जोली जो होती है अब मोबाइल का और सोशल मीडिया का सहारा ले लेती है। लेकिन उस वक्त भारत में लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन लॉकडाउन तो निकलता है, निकलने के बाद जैसे जुलाई का महीना आता है तो उसी वक्त भारत सरकार जो होता है पूरे भारत में टिकटॉक बैन कर देती है, जिसकी वजह से इधर जोली भी अब वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह से सन्न रह जाती है। और दूसरी तरफ जय सिंह जो होता है जोली का वीडियो ना देखकर काफ़ी परेशान हो जाता, सोचने लग जाता कि आखिर जो होती है अब जोली का वीडियो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जोली का पूरी तरह से वीडियो देखकर दीवाना हो सका था। लेकिन जैसे वक्त गुजरने लग जाता है तो उसी वक्त सितंबर का महीना होता है। सितंबर के महीने में दूसरी तरफ जय सिंह जो होता है अपने ही जब कमरे पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद वह जैसे ही सोशल मीडिया खोलता है फेसबुक और वही चलाना शुरू कर देता है, उसके दिमाग में आता है क्यों ना चलकर आज जोली का पूरा प्रोफाइल देखा जाए। और कई बार जोली का नाम डालता है, नंबर बदल कर घंटों प्रयास करता है, तभी होता है इधर जोली का एक फ़ोटो दिखाई देता है। और जैसे फ़ोटो को देखता है तो जय सिंह पहचान लेता है, क्योंकि जोली देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। उसकी जो कमेंट होते थे वीडियो होते हैं हर कोई देखकर वहाँ दीवाना जरूर हो जाता। ठीक है, यह हाल अब जय सिंह का होता है। लेकिन जय सिंह जैसे 15 सेकंड का वीडियो पाता है, पाने के बाद उसी वक्त वीडियो को निकालता और उस पर कमेंट डाल देता है। कहने लग जाता है बड़ी दिन बाद आपका वीडियो हमारे सामने आ रहा है, आखिर हम आपके वीडियो का पहले से ही दीवाने हुए पड़े हुए हैं। इधर कमेंट तो कर देता है। और लगभग जब सुबह का टाइम होता है, जैसे ही इधर जय सिंह ड्यूटी पर निकलने लग जाता है तो उसी वक्त उसके मोबाइल में एक मैसेज नाम की घंटी बजती है। और जैसे देखता तो पता चलता है कि उस घंटी में एक मैसेज होता है हाय। लेकिन दूसरी तरफ इधर जोली जो होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए रात के वक्त जैसे मोबाइल पर लगभग घंटों लगी रहती है, अपने हाथ लगातार चलाई रहती है। और तभी उसी के सामने एक फेसबुक पे जाती है तो मैसेज दिखाई देता है। और वह मैसेज जब देखती है तो उसमें लिखा होता है अपने ही वीडियो को काफ़ी तारीफ़ कि आपका वीडियो जाने माने हीरोइन की तरह दिख रहा है। तो तरह की लुभावने वाले बातें लिखे होते हैं। और जोली उस बात को जब देखती है, देखने के बाद उसी वक्त जो होता है दूसरी तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट की जो जानकारी होता है इधर जाकर नोटिफिकेशन के तहत है। और जय सिंह को लगता, और जब जय सिंह खबर पाता है तो उसी वक्त उस दिन ड्यूटी भी नहीं जाता है, अपनी कमरे बैठा रहता है और घंटों जो होता है चैटिंग के थ्रू कैसे ना तैसे इधर कोशिश करता है अब जोली से हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाए। लेकिन जोली को भी तभी मोबाइल में पता लग जाता है कि बार बार मैसेज आ रहा है। मैसेज को देखती है और देखने के बाद जब मैसेज में देखती है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मैसेज में उसके तारीफ़ों का काफ़ी पुल बना होता है। और इस तरह की तारीफ़ों का पुल देखकर इधर जोली का खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता, जिसकी वजह से जोली वही वेलकम लिख देती। और वेलकम की मैसेज को देखकर जय सिंह जो होता है समझ जाता कि बस करो, जोली पूरी तरह से हमारी बहकावे में आने वाली है। और उसी वक्त जय और दूसरी तरफ जोली दोनों मिलजुल कर अपनी मन की बात रखते हैं। और जब बात रखते हैं तो बातों में जय सिंह पकड़ लेता है कि जोली की जो चाहत है अब कहाँ तक है। और जब भी अब जोली से इधर जय सिंह बात करता तो सीधा का सीधा उसके वीडियो पर
कई खूबसूरत कमेंट भी कर देता। अब इसी कमेंट को देखकर जोली भी समझ जाती कि अगर लग रहा है तो हमारा सबसे अच्छा फॉलोअर कोई और नहीं है बल्कि जय सिंह है। और जय सिंह से इधर कैसे न बात करता तो जय सिंह एज जो होता है ऐसी बात रख देता है, उसे में लिख देता कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। और जोली जो होती है बातों में आ जाती है, अपना मोबाइल नंबर टक डाल देती है और मोबाइल नंबर जैसे जय सिंह पाता है दूसरी तरफ कॉल करता है और जोली फ़ोन को रिसीव करता है और कान में लगाता है। और जैसे जोली लगाती है तो उसी वक्त जोली का जो होता है वीडियो का तारीफ़ करने लग जाता है। जोली को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आज हमारी वीडियो को कोई तारीफ़ कर रहा है। जोली कह देती है काश यह जो वीडियो है 15 सेकंड का ना होकर 1 मिनट बनता। लेकिन दूसरी तरफ जय सिंह जब सुनता है कहने लग जाता है कि जोली लग रहा है तुम तो अब वीडियो बनाने की पूरी तरह से दीवानी हो गई हो। हमें पता है तुम्हारी जैसी खूबसूरत युवती इस सोशल मीडिया पर नहीं है, तुम्हारे जैसे तौर तरीके वाला एक्टर इस सोशल मीडिया पर नहीं है। काफ़ी तरह तरह की लुभावनी बातें अब जय सिंह फ़ोन पे कर देता है। और जोली यह बात जब सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि हमारे परिचय जो था अब तौर तरीके से अब इधर जय सिंह से बनना चाहिए। लेकिन जय सिंह कुछ दिन तो बात करता है लेकिन इधर जोली को भी अच्छा लगने लग जाता है। अब जब भी मौका पाती तो जोली अपना फ़ोन निकालती और दिन में 1-2 बार बात कर लेती। और बातों के सिलसिलों में इधर दोनों के बीच ना जाने का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि ना इधर जोली को पता चलता है कि ना इधर जय सिंह को पता चलता है। जय सिंह ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं। उसकी जो अपनी पत्नी होती है अपने ही पैतृक गाँव जिला जो संत कबीर नगर पड़ता है वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन इधर जो होता है जय सिंह मुंबई आता है और अपने कुछ यार दोस्तों के साथ एक फैक्ट्री में रहकर मेहनत मजदूरी करता है जिसकी वजह से ठीक ठाक अब पैसे आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच जोली को भी जब बात अच्छा लगता है तो जोली को भी लग जाता है कि अब हमें जो होता है जय सिंह से मुलाकात कर लेना चाहिए। तब एक दिन रात के वक्त जब बात चल रहा होता है वही लगभग नवंबर का महीना होता है। उसी महीने में जोली जो होती है बात करते करते अपनी मन की बात रखने चाहती थी। तभी जय सिंह कह देता है कि जोली अब हम तुम्हारी तौर तरीके से खूबसूरती देखकर तुम्हारा दीदार करना चाहते हैं। यह बात जैसे ही अब जोली सुनती करने लग जाती है कि वेलकम, आपको हमारे इस रायपुर शहर में तौर तरीके से स्वागत है। और जैसे यह बात जैसे सुनता उसी वक्त कहने लग जाता है कि हम कल ही फ़्लाइट पकड़ कर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे दर्शन करेंगे। यह बात जब जोली सुनती उसी समय मुस्कुरा पड़ती करने लग जाती है कि आखिर तुम फ्लाइट पकड़ के जल्दी आ जाओगे, हमें भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन इधर जो होता रात होने की वजह से जोली फ़ोन तो रख देती है। लेकिन दूसरे दिन का जैसे 12 बजे के वक्त होता है तो पता चलता कि जय सिंह जो होता मुंबई से फ़्लाइट पकड़ कर सीधा का सीधा रायपुर एयरपोर्ट उतर जाता है। बाहर निकलता उसी वक्त जोली को फ़ोन कर देता है। तो जोली जैसे जानकारी पता चलता है कि जय सिंह जो होता है एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है। इधर जोली चौंक से जाती करने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे प्यार के इतनी ज़बरदस्त दीवाने हो चुके हो कि इतनी जल्दी तुम मुंबई से अब रायपुर पहुँच आए। यह बात जोली की जब सुनता है जय कहने लग जाता है क्या करे, तुम्हारी दीवानगी का पागलपन हमारे दिलों पर छा चुका है। और वहीं पर जोली कहने लग जाती है कि हम तुमसे एक बात बताना तो भूल गए, हमारे अपने जो पति है एक पुलिस आरक्षक भी हैं। यह बात जैसे ही अब जय सिंह चुनता उसी वक्त चाँव झरकने लग जाता है, क्या कह रही हो, क्या बात है, पहले क्यों नहीं बताई। इस तरह की बात जब करता है जोली के सामने उसी वक्त जोली कह देती चौहरी कोई बात नहीं है, हमारे जो अपने पति हैं शिशुपाल इस शहर से दूसरे शहर में मौके पर उनकी जो होती है अब तैनाती लगी हुई है। वह भी नक्सलियों के इलाके में उनका आना जाना हमारे पास काफ़ी कम है। लेकिन जब यह बात जय सिंह सुनता है तो उसकी दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन कहने लग जाता है कि आखिर जिस तुम कॉलोनी में रह रहे हो वह तो एक पुलिस कॉलोनी है, वहाँ काफ़ी लोगों का पहरा होगा, वहाँ आएंगे कैसे। तो इधर खुद कहने लग जाती है कि हमारे पास एक आइडिया है, अगर तुम यहाँ पर आना तो एक कोरियर के तौर पे आना, लोग पूछेंगे तो कह देना हमें उनके यहाँ कोरियर पहुँचाना है। अब जय यह बात जब सुनते चेहरे पर खुशी आ जाती है और चंद मिनट के अंदर ऑटो पकड़ता है, पुलिस कॉलोनी पहुंच जाता है, अंदर दाखिल होता है। जय चौखट पे खड़ा होता है जय और सामने जो होती है सर धवर कर जोली खड़ी होती है। भले उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है, खूबसूरती देखने लायक बनती थी। लेकिन वहीं जोली के सामने खड़ा होकर 3-4 बार जय सिंह इशारा मारता, इशारे को समझ जाती और जोली अंदर ले लेती। अंदर लेने के बाद सबसे पहले दोनों एक 3 तान मीठी बातें करते हैं। अब इस तरह की मीठी बात करते दोनों के बीच उसी कमरे में संबंध पनप जाता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क जोली जारी रखने के लिए जब भी फ़ोन करती तो मुंबई से टिकट खुद इधर जय करवाता और करवाने के बाद रायपुर पहुंच जाता। फिर दोनों को रिश्ते तौर तरीके से चलते। अब यह रिश्ते का जो सिलसिला होता है लगभग हर दूसरे महीने फ्लाइट पकड़ कर अब इधर रायपुर आकर
अपनी साथ अपनी ज़िंदगी गुजरवाना सिलसिला चल जाता है। और चलते चलते जब कुछ महीने बीतते हैं और कुछ महीने बीतने के बाद इधर जब ज़िंदगी लगने लग जाता है जोली का, अब हमारी जो ज़िंदगी आगे का सिर्फ जय सिंह की वजह से चल पाएगी। तभी जोली जो होती है जब भी कभी अपने ही कमरे में जय से मुलाकात करती तो उसी वक्त उसके सामने एक बात ज़रूर रख देती, कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और तुम्हारे साथ बंधन में बंध कर अपना जीवन संवारना चाहते हैं। लेकिन यह बात जब सुनता है जय, कहने लग जाता कि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हमारे गाँव में रह रहे हैं। लेकिन जोली उसी समय इतनी दबाव मार देती है जिसकी वजह से जय परेशान हो जाता। अब जय जो होता है धीरे धीरे फ़ोन कम करना भी कर देता है। लेकिन जय इस तरह दीवाना हो जाता है जोली की प्यार और खूबसूरती का कि इधर आने पर मजबूर हो जाता है जब भी मौका पाता। मौका पाने के बाद मुंबई से एक फ़्लाइट टिकट बुक करवाता और करवाने के बाद ज़रूर अब रायपुर पहुंचता और रायपुर पहुंचने के बाद इसकी खबर जोली के लगता, फिर अपने रिश्ते अपनी कामयाबी दोनों कर लेते हैं और सिलसिला तब चलने लग जाता है। लेकिन इनकी हसरतें तब नापूर हो पाती जब इधर खुद जोली को लगने लग जाता कि हमारी शादी जो होती है अब लग रहा जय नहीं हो पाएगी। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्च साल 2024 को। अब उसी वक्त शाम के टाइम जय सिंह जो होता है मुंबई से एक टिकट बुक करवाता है। करवाने के बाद फ्लाइट पकड़ता है, अब सीधा का सीधा रायपुर पहुंच जाता है। लेकिन चंद घंटे के अंदर जो होता है पुलिस कॉलोनी पहुंच जाता है। फिर जो होता है 7 बजे के आसपास दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लेकिन कुछ मीठी मीठी बातें होती हैं। उसी मीठी मीठी बातों में दोबारा खुद इधर जाकर जोली शादी की बात कर दी, जिसकी वजह से इधर जय सिंह उसी वक्त का दिन का फिराक मारकर गुस्सैलापन दिखाना शुरू कर देता है। इधर जोली भी 3 तड़ाक बात कर देती है और दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पास रखा हुआ है भारी भरकम तेजधार हथियार होता है। उसी हथियार को जैसे ही इधर जय सिंह देखता है तो उसके नज़र में समझ में आ जाता है कि आखिर रोज़ रोज़ की कसकर आज क्यों ना ख़त्म कर दिया। यह सब सोच साच कर वही हथियार अपने हाथ में लेता और जय लेने के बाद एक वार जो होता है जोली के सर पर कर देता है और जोली हमेशा हमेशा के लिए वहीं और मौत की नींद में सो जाती है। फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेता है, लेने के बाद ले जाता है वहाँ से कुछ दूर पर रख देता है। फिर वहीं बैठकर हथियार को साइड में रखकर काफ़ी घंटे बैठकर रोता रहता है। लेकिन जैसे ही होश आता उसी वक्त उठता, उठने के बाद कमरे के बाहर निकलता। लेकिन अचानक जो होता है उसका पर्ची जो फ्लाइट टिकट का होता है वहीं गिर सा जाता है। लेकिन सोच लेता है कि इधर जोली का मोबाइल अपने कब्जे में, लेकिन लेता तो है और लेकर निकल जाता है। बाहर दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटकाकर और जाकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। लेकिन जब टैक्सी में बैठता है तो अचानक उसका जो मोबाइल होता है उसी टैक्सी में छूट जाता है। वह मोबाइल किसी और का नहीं होता बल्कि जोली का होता है और वहाँ से अपने ठिकाने पर पहुँच भी जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई निकल के आती, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह के सामने भी, तो लोग सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब जय सिंह को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों को पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और राजकुमार वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इधर लखन जी जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और इधर राजू कुमार यादव उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। दोस्तों कई सारे हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।